हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं 12th फिजिक्स क्वेश्चन बैंक 2019 का। और इससे जितना भी पूछा गया था सवाल 2019 में वो सब ऑब्जेक्टिव अभी देख लेंगे और इसका क्विज भी होगा। और क्विज में आप लोगों को पूरा में पूरा सही जवाब देना होगा, क्योंकि देख लीजिए जितना भी पढ़ाए थे कम से कम उसमें से आधा क्वेश्चन इसमें आ गया है, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ से तो पहले पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं, कितना आपको याद है अभी तक, ठीक ना। इसलिए सप्ताह में एक बार ज़रूर क्वेश्चन बैंक का टेस्ट होगा और आपको ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। एक सप्ताह में सिर्फ कोई एक 2015 का ले लेंगे, एक बार 2016 का ले लेंगे, 2017 का ले लेंगे। तो इस टाइप से आपका होते जाएगा और हम चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन बैंक से जितना रहता है उसमें दे देते हैं, तो इससे आपको याद होते ही रहता है, ठीक ना। तो अभी देख रहे हैं 2019 का, अगले बार देख लेंगे 2020 का, उसके बाद देख लेंगे 2021 का, उसके बाद देख लेंगे 2022 का, ठीक है ना। इसी टाइप से देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देख लीजिए, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। खंडवा किस टाइप से पूछा गया देख लीजिए। पहला क्वेश्चन तो आपको से बन ही जाएगा। कह रहा है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी कूलम पर वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी कूलम मीटर। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? वो होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा। चलिए अब देखते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? विद्युत फ्लक्स तो आप लोग को हम बताए थे, विद्युत फ्लक्स से क्या होता है, क्या होता है? क्यू बाय एप्सल्यूट होता है। ये हम गॉस के प्रमेय में भी बताए हैं और विद्युत फ्लक्स में भी बताए हैं, दोनों में बताए हैं। और गॉस का प्रमेय 5 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग उसको तैयारी अच्छे से कर लीजिए, उसी से निकलता है क्यू बाय एप्सल्यूट, ठीक ना, फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है प्लस 10 म्यू कूलम एवं माइनस 10 म्यू कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अब देखिए, इसको बनाने लगेंगे तो टाइम भी बहुत लग जाएगा, ठीक ना, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, इसलिए हम अभी डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अभी तो बना के दिखा नहीं सकते हैं, ठीक ना, ये रविवार के रविवार ये सब हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.25 जूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। अब इसको ये भी पूछा जाता है 5 मार्क्स में, ठीक ना। तो इसको भी तैयारी कर लीजिए, हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक निकाल के बताए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये दोनों का, गॉस का प्रमेय और ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, ठीक ना। ये दोनों को आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता कितना होगा? संधारित्र की धारिता तो कितना हो जाएगा, इसको भी बनाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल में हम सिर्फ आंसर बोल देते हैं। ये वैसे तो पूछने के संभव नहीं है ये क्वेश्चन उतना, लेकिन हम अभी फिलहाल में इसका आंसर बोल देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ फैराड, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। कह रहा है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए आधा, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना, ऑप्शन नंबर सी 4 गुना, ऑप्शन नंबर डी स्थिर रहता है। क्या रहता है? ऊष्मा का उत्पन्न ऊष्मा का मान हो जाएगा 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कह रहा है 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी 24 वाट होना चाहिए। देख लेते हैं, हाँ 24 वाट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 वाट। अब कैसे आता है तो ये चैप्टर जब जाएंगे तभी हो पाएगा, अभी तो नहीं हो पाएगा। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्युत परिपथ की शक्ति, 8 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है, बी सी डी। देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होता है V²/R, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी बहुत कम, ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक, ऑप्शन नंबर डी अनंत। देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए अब देख लेते हैं, ये तो छोड़ ही देते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए स्थिर, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी अनंत, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति हो जाएगा स्थिर, ऑप्शन नंबर ए स्थिर होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है, स्थिर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए धारा के उसमें प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर सी प्रेरित चुंबकत्व पर, ऑप्शन नंबर डी प्रेरित विद्युत पर। तो डायनमो के कार्य का सिद्धांत जो आधारित है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो N1 और N2 लपेटे जाए तो क्या होगा, तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि ऑब्जेक्टिव है ये VVI। चलिए इसको देख लेते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो वो हो जाता है ये R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L² प्लस नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि I धारा वोल्टेजों यानी कि वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा, वाटहीन घटक, ऑप्शन नंबर ए I cos फाई, ऑप्शन नंबर बी I tan फाई, ऑप्शन नंबर सी I sin फाई, ऑप्शन नंबर डी I cos स्क्वायर फाई। तो देखिए इसका हो जाएगा I sin फाई, ऑप्शन नंबर सी। कलांतर अगर फाई हो तो फाई तो रहेगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। बनाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान IRMS का मान निकालने के लिए पूछा जाता है 5 मार्क्स में, ठीक है ना, जो कि हम बताएं, आप लोग देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात है, शिखर मान का अनुपात पूछा जा रहा है तो इसका अनुपात हो जाएगा 1/√2। इसको मैं प्रूव करके बताया हूँ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, N² समानुपाती BH। चलिए 19 नंबर, कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 90, ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर
नमन कोण का मान हो जाता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होता है? तो वो हो जाता है E क्रॉस B के समांतर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। एक उत्तल लेंस इतना को पानी में इतना में डुबाया जाता है, ठीक ना, तब वह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर बी अपसारी लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म की तरह, ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण की तरह। किस तरह वह व्यवहार करेगा जब वो उतना में डुबाया जाता है, ठीक ना, तब वो व्यवहार करने लगता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन नंबर ए कांच, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो सबसे अधिक, तो ये 10th में पूछा गया था एक बार कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, क्यों? तो आप लोग कारण बताए होंगे वहाँ पर। तो सबसे अधिक हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए कितना होता है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अब, ये बनाने वाला है ना। चलिए 24 नंबर सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता यहाँ पर पूछा जा रहा है खगोलीय दूरदर्शक का। तो खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता हो जाएगा -FO/FE। ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ दृष्टिता, ऑप्शन नंबर सी एस्टिग्मैटिज्म, ऑप्शन नंबर डी जरा दूरदर्शिता। आँख के उस दोष को दूर करने के लिए उसे क्या कहते हैं? दूर करने के लिए जिसे क्या कहा जाता है? तो ये आप लोग को 10th में भी पढ़ाया गया होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एस्टिग्मैटिज्म। ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है, ठीक ना। और हाँ इसका आंसर एक और भी हो सकता है, ठीक ना। आप लोग अगर पता है तो कमेंट करिए। चलिए 26 नंबर प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसकी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका वेग, ऑप्शन नंबर सी इसकी कला, ऑप्शन नंबर डी इसका आयाम। तो प्रकाश के रंग का कारण हो जाएगा इसकी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? तो वो हो जाएगा n-1 इंटू ए, ठीक है ना, ए दोनों से गुना होगा। चलिए 28 नंबर किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी वृत्ताकार। क्या हो जाता है? तो वो होता है गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए गोलाकार। चलिए 29 नंबर कह रहा है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सतत, ऑप्शन नंबर बी रैखिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर डी काली रेखा का स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर डी काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। तो क्या हो जाएगा? सतत होगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है? सतत। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है?
एच सी लेमडा, एच सी बाय लेमडा, एच लेमडा बाय सी, एच लेमडा बाय एच सी। तो फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की ऊर्जा हो जाएगा एच सी बाय लेमडा। और ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, बार बार ये हो रहता है, पूछा जाता है मॉडल पेपर में, तो ये हर मॉडल पेपर में रहेगा। चलिए 31 नंबर कह रहा है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं, आधी हो जाती है ना। ऑप्शन नंबर ए औसत आयु, ऑप्शन नंबर बी अर्ध आयु, ऑप्शन नंबर सी आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर डी अपक्ष नियतांक, अपक्ष नियतांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध आयु, आधी हो जाती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध आयु, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाता है। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि चालकता क्या हो जाता है, तो हो जाता है घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 NaND गेट का बुलियन व्यंजक, और ये हर एक बार पूछा जाता है, ठीक ना, बुलियन व्यंजक हर एक बार पूछा जाता है, इसको इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। NaND का बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a इंटू वी पर एक लैक्रीन टाइप का रहेगा, इस टाइप से, ठीक ना। चलिए 34 नंबर कह रहा है आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है, ऑप्शन नंबर ए हमेशा शून्य, ऑप्शन नंबर डी 0 और 1 के बीच, ऑप्शन नंबर डी 0 तथा इन्फिनिटिव यानी कि अनंत के बीच, ऑप्शन नंबर डी 0.5 से ज़्यादा नहीं। तो क्या हो जाएगा 0 तथा 1 के बीच, सूचकांक क्या होता है 0 तथा 1 के बीच, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर की प्रसारण पहुंचेगा वो हो जाएगा 245 किलोमीटर। 245 नहीं 245 किलोमीटर नहीं होगा, 56 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए आज भर के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।